Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. दोस्तों, हमारे शरीर पर जब भी पानी पड़ता है तो हमें अच्छा महसूस होता है। इसका कारण है क्योंकि 70% हमारी बॉडी पानी से ही बनी है। नहाते तो हम रोज हैं, लेकिन नहाने को लेकर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हम सबको पता होनी चाहिए। क्योंकि नहाने से ना सिर्फ आपका मन शांत होता है, ना सिर्फ शरीर की गंदगी धुलती है, बल्कि अगर आप चाहें तो हेयर फॉल से लेकर स्किन प्रॉब्लम्स, डायबिटीज से लेकर साइनस, वीक आईसाइट से लेकर शरीर की गर्मी जैसी प्रॉब्लम्स का नहाते हुए कुछ हद तक समाधान भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे नहाने को लेकर 4-5 ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जिन्हें ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन इन बातों को फॉलो करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल रखेंगे इस वीडियो को। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। सबसे पहली चीज तो यही है कि नहाते हुए कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिन्हें हम भूल ही जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप नहाते हुए अपने पैरों की तलवियों को साफ करते हैं, तो शायद हम में से 80% लोगों का जवाब होगा ना। दिन भर में पैरों की तलवियां ना सिर्फ गंदी हो जाती हैं, बल्कि ये बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्यूप्रेशर रीजन है, जहां सफाई करने से आपका माइंड रिलैक्स होता है और पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर की गर्मी कम करने के लिए नहाते हुए पैरों की तलवियों को जरूर घिसना चाहिए। फुट स्क्रबर्स कोई नई चीज नहीं। आपने देखा होगा हमारे घरों में पत्थर का फुट स्क्रब होता था। मैं तो आज भी वही इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। 20 रुपए का मिल जाता है और उसे यूज करने से ना सिर्फ पैर इजीली साफ हो जाते हैं, बल्कि इंस्टेंटली रिलैक्सेशन भी महसूस होता है। फिर पैरों की तलवियों से ऊपर काफ मसल्स पे आओ। इस पार्ट को भी हम नजरअंदाज ही कर जाते हैं, लेकिन दोस्तों, नहाते हुए अगर आप अपने काफ मसल्स को अच्छे से रगड़ेंगे तो इससे आपको 3 बड़े फायदे होंगे। पहला तो ये कि इससे आपकी ब्लड शुगर ऑलमोस्ट इंस्टेंटली नीचे आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई अंधविश्वास नहीं। मॉडर्न स्टडीज आज कह रही हैं कि काफ एरिया में सोलियस नाम का एक मसल होता है, जिसे अगर रेगुलरली स्टिमुलेट किया जाए तो इससे ब्लड शुगर 50% तक कम हो सकती है। दूसरा, इससे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आता है। एक स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया कि विद इन मिनट्स काफ मसल मसाज करने के बाद वॉलंटियर्स का ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ आया। तीसरा, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। दोस्तों, पुराने टाइम में जब किसी छोटे बच्चे के पेट में गैस बन जाती थी तो घर की दादी नानियां कहती थी कि इसकी पिंडलियों को दबाओ, गैस निकल जाएगी। पिंडलियां यानी काफ मसल वाला एरिया। आज साइंस कह रही है कि काफ एरिया को दबाने से स्टमक में ब्लड फ्लो बढ़ता है। इसलिए आप जब भी नहाएं तो अपने हाथों से काफ मसल वाले एरिया को दबाना ना भूलें। फिर नहाते हुए कितने ही लोग हैं जो अपना नाक साफ करते हैं? मुश्किल से 40 से 50%। और कभी करो ना करो, लेकिन नहाते हुए नाक को जरूर साफ करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि नहाते हुए जब नाक पे पानी पड़ता है तो इससे जमा हुआ म्यूकस लूज हो जाता है और उस टाइम पे प्रेशर से नाक साफ करने से म्यूकस इजीली बाहर आ जाता है। साइनसेस को साफ रखने का ये एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है। आप नोटिस करना, पहले के लोग नहाते हुए जरूर नाक को साफ करते थे, लेकिन आज हम इस सिंपल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक को भूल रहे हैं। फिर बात करते हैं कानों की। एक बार अभी बैठे बैठे अपने कानों को इस तरह से हिलाओ, देखो कितना सुकून मिलता है। स्टडीज आज कह रही हैं कि कानों को ऐसे हिलाने से ब्रेन एक्टिवेट होता है, और हमें तो स्कूल से ही कान पकड़ के मुर्गा बनाने वाली सजा दी जाती रही है। इसका कारण है कि कान में जो नसें हैं वो ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। नहाते हुए अगर आप कानों को 10 सेकंड के लिए ऐसे स्टिमुलेट कर लेंगे तो इससे आपको माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आंखों की। एक ऐसा बॉडी पार्ट जो आज की डेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। नहाते हुए अच्छा मौका होता है जब हम अपने मुंह में पानी भर के खुली आंखों पे ताजे पानी के छींटे मार सकते हैं। इससे ना सिर्फ आंखों की रोशनी बढ़ती है, बल्कि इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और भी ऐसी जगहें हैं जहां हमारा अक्सर ध्यान नहीं जाता, जैसे गर्दन पे, कानों के पीछे वाला एरिया, थायराइड वाले रीजन में, कोहनियों पर। बेसिकली नहाते हुए मौका है पूरी बॉडी की मसाज करने का। तभी तो हमारे बड़े कहते थे कि नहाते हुए साबुन कम लगाओ, रगड़ो ज्यादा।
इस तरह से अगर आप नहाओगे तो ना सिर्फ स्किन पे जमी हुई डेड स्किन इजीली निकल जाएगी, बल्कि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। और ये तो हम जानते ही हैं कि जहाँ जहाँ बॉडी में ब्लड अच्छे से फ्लो करता है वहाँ वहाँ के ऑर्गन्स में अपने आप ही हीलिंग होने लग जाती है। फिर दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए कि कब हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए और कब गर्म पानी से। देखो मोटा मोटा तो यही है कि ठंडे पानी से नहाना ही सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। आपने देखा होगा कि सुबह उठते ही कितनी भी नींद आ रही हो, लेकिन ठंडे पानी से नहाने से एकदम ही शरीर में चुस्ती आ जाती है, माइंड अलर्ट हो जाता है। वहीं गर्म पानी से नहाने के बाद आलस आता है। ठंडे पानी से नहाने का बहुत बड़ा फायदा ये है कि इससे आपकी स्किन की एजिंग स्लो हो जाती है। मार्केट से आप कितनी ही एंटी एजिंग क्रीम्स लेके देख लो, लेकिन जो इंस्टेंट इफेक्ट ठंडे पानी से नहाने का है वो नहीं आ पाएगा। आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस भी सुबह सुबह कोल्ड वाटर में अपने फेस को डिप करती हैं ताकि इंस्टेंटली पोर्स टाइटन हो जाएं और एक नेचुरल ग्लो दिखे। And then I come up and then I go back inside. और सिर्फ स्किन ही क्यों, ठंडा पानी जहां जहां शरीर पे पड़ेगा वहां पे इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा, जिससे बॉडी की एजिंग स्लो होती है। इस बात का प्रूफ है कि जो लोग ठंडी जगहों पे रहते हैं वो गर्म इलाके वाले लोगों के कंपैरिजन में लंबा जीते हैं। इसके अलावा दोस्तों ठंडे पानी से नहाने से आपकी मेंटल हेल्थ में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। साइंस आज मानती है कि ठंडा पानी जब शरीर पे पड़ता है तो कुछ ऐसे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जिससे मूड अच्छा होता है, और ऐसा देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली ठंडे पानी से नहाते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं। ठंडे पानी से नहाने से विल पावर भी बढ़ती है। ऑब्वियस है कि गर्म पानी के मुकाबले ठंडे पानी से नहाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप माइंड के इस बैरियर को ओवरकम करते हो तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ती है। आयुर्वेद में तो ठंडे पानी से नहाने का विधान है, लेकिन इसके बेनिफिट्स आज मॉडर्न साइंस भी एक्नॉलेज कर रही है, और इसका मेजर क्रेडिट जाता है विम हॉफ को, जिन्हें आइस मैन भी कहते हैं। 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं इन्होंने, और इनका मैसेज यही है कि ठंडे पानी से नहाने से हम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और शारीरिक बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि गर्म पानी कभी भी यूज नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार जब हमें जुकाम हो, बुखार हो, या वर्कआउट करने के तुरंत बाद, या सोने से जस्ट पहले, या एक्सट्रीम सर्दी में हम गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। लेकिन बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से बाल कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं, स्किन के पोर्स एनलार्ज होने लगते हैं, गर्म पानी आंखों पे पड़े तो आईसाइट वीक होती है, ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से ब्लड प्रेशर और सर दर्द जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगती हैं। इसलिए जितना हो सके ठंडे पानी यानी ताज़े पानी से ही नहाएं। फिर अक्सर हम नहाते हुए हर जगह साबुन लगा लेते हैं। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ 3 जगहें हैं जहां साबुन लगाना ज़रूरी माना जाता है। पहली है आर्मपिट्स, दूसरा है हमारा ग्रॉइन एरिया, और तीसरा है हमारे पैर। यही 3 बॉडी पार्ट्स है जहां से मैक्सिमम पसीना आता है। बाकी जगहों पे साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं, पानी डालकर हाथों से ही अच्छे से रगड़ना काफ़ी है। पहले के टाइम पे तो लोग उपटन से नहाते थे। बेसन हल्दी में दही मिला के उपटन बना लेते थे। उससे ना सिर्फ बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाती थी, बल्कि बॉडी के एसेंशियल ऑयल्स भी इंटैक्ट रहते थे और स्किन चमकती थी वो अलग। अभी भी आप बेसन या चावलों के आटे में थोड़ी सी हल्दी डाल के बाथरूम में रख सकते हैं। साथ में एक कटोरी रख लें, इसमें पानी या दही मिला के एज अ बॉडी क्लेंजर यूज़ करें। लेकिन कमर्शियल साबुन अगर आप हर जगह लगाएंगे तो इससे बॉडी पर जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो भी वॉश आउट हो जाएंगे और स्किन अननेसेसरीली ड्राई हो जाएगी। डर्मेटोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि कुछ केसेस में एक्जिमा और सोराइसिस का ये कारण भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग आधे आधे घंटे तक नहाते ही रहते हैं। इतनी देर पानी में रहने से भी आपकी स्किन ड्राई होकर फटने लगेगी, और पानी जो वेस्ट हुआ वो अलग। सर पे हम साबुन नहीं शैम्पू लगाते हैं।
लेकिन अगर आप रोज ही शैम्पू लगा रहे हैं वो आपके बालों को फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करना काफी होता है। ज्यादा शैम्पू करने से बाल रूखे और कमजोर होने लगते हैं। अगर पोल्यूशन या किसी और कारण की वजह से आप रेगुलरली बाल धोना चाहते ही हैं तो सिर्फ पानी से धो लें। फिर ये सवाल आता है मन में कि क्या बाल्टी डब्बे से नहाना चाहिए या फिर शावर से। ये थोड़ा टची पॉइंट हो सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि आजकल हमें शावर यूज करने की इतनी आदत जो पड़ गई है। कन्वीनियंट है ना, लेकिन इसमें 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। एक तो ये कि शावर या बाल्टी में से किससे ज़्यादा अच्छे से नहाया जा सकता है। देखो, बाल्टी डब्बे से जब हम नहाते हैं तो बैठकर नहाते हैं। ऐसे में पैरों को, काफ्स को, बॉडी के नीचे के अंगों को साफ करना बहुत इजी हो जाता है। और ये हमने समझ ही लिया है कि पैरों की तलवियों को और काफ मसल्स को एक्टिवेट करने से हमें कितनी बीमारियों में फ़ायदा होता है। शावर में खड़े होकर नहाते हैं जिससे पैरों तक तो कोई पहुंचता ही नहीं। दूसरा, जब हम बैठकर नहाते हैं तो 1 मग पानी इफेक्टिवली ज़्यादा बॉडी पार्ट्स को भिगा कर जाता है। Our parents have tweaked this to the ultimate level of efficiency. Just by squatting on the floor. If you put water, when your head hits the floor, bounces on your thighs. Head and thighs at the same time. Optimized. शावर में पानी बॉडी पे कम, बाहर ज़्यादा गिरता है। बचपन में मुझे याद है कि जब मैं खड़े होकर बाल्टी डब्बे से नहाता था तो मेरे नाना जी मुझे दूर से ही डांट देते थे। बाकी आयुर्वेद में तो नहाने के पानी को मेडिसिनल बनाने के लिए भी तरीके बताए गए हैं। जैसे अगर किसी के शरीर में बहुत गर्मी हो तो उसे नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर लेना चाहिए। किसी को स्किन प्रॉब्लम्स हो तो उसे पानी में 1 रात पहले ही नीम के पत्ते डाल देने चाहिए। अब ये सब तो बाल्टी से नहाने से ही पॉसिबल है। दूसरा दोस्तों, इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आज बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में लोगों को पीने को भी पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में हमें नहाते हुए पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि एक बाल्टी में लगभग 20 लीटर पानी आता है। ऑन एन एवरेज एक बंदा 2 बाल्टियों से नहाता है, जो कि 40 लीटर हुआ। लेकिन महज 5 मिनट शावर चलाने से लगभग 60 लीटर पानी बह जाता है। और कुछ लोग तो बाथरूम सिंगर बन जाते हैं और 15-20 मिनट तक शावर चला के रखते हैं। बहुत बार बातों का हम पर असर नहीं होता, लेकिन फिर हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जो मोटिवेशन का कारण बन जाता है। ऐसे ही पिछले साल मैंने 1 मिनट की एक ऐड देखी थी जिसका मुझ पर बहुत पॉजिटिव असर हुआ। नेशनल अवार्ड मिला था इस ऐड को। एक दिन हमारे गांव में किसी ने नहाने का सावर रख दिया। हमारे आधे गांव ने पानी पी लिया और एक शहर वाले का नहाना अभी खत्म ना हुआ। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हम शावर यूज ही ना करें। मुझे लगता है कि अगर ध्यान रखें तो हम शावर से भी कम पानी के साथ नहा सकते हैं। जैसे अब नहाने गए तो पहले 10-15 मिनट में शावर से अपनी बॉडी को गीला कर लो, फिर एक बार शावर बंद कर दो। उसके बाद 5 मिनट अच्छे से बॉडी पे सोप, उपटन, शैम्पू जो लगाना है लगाओ, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरी बॉडी को अच्छे से रगड़ो। उसके बाद 2 मिनट शावर चलाओ और हाथों से मसलते हुए साबुन उतार दो। इससे आपका पानी भी कम लगेगा और नहाना भी बेहतर होगा। फिर नहाने के बाद कई बार जल्दी में हम टॉवल से शरीर को अच्छे से पहुंचे बिना ही कपड़े पहन लेते हैं। ऐसा करना स्किन इन्फेक्शंस का कारण बन सकता है। सोचो आपको कहा जाए कि गीले कपड़े पहन के ऑफिस जाओ। कुछ ऐसा ही होता है जब हम ठीक से बॉडी को ड्राई नहीं करते। बल्कि नहाने के बाद तो बहुत अच्छे से टॉवल से बॉडी को ड्राई करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि नहाने के बाद डेड स्किन लूज हो जाती है और टॉवल से इजीली रिमूव हो जाती है। दूसरा, पहले के लोग नहाने के बाद थोड़ा सा हाथ में तेल लेकर अपनी नाभि पर, अपनी नासिकाओं में और अपने कान में डाल लिया करते थे। इसके बड़े सूक्ष्म फायदे हैं। नाभि तो केंद्र है हमारी बॉडी का।
वहां तेल लगाया तो जिस नाड़ी में जरूरत होती है वहां चला जाता है। नासिकाओं में सरसों का तेल लगाने से साइनस की प्रॉब्लम नहीं आती और कानों में थोड़ा सा तेल लगाने से टिनाइटस जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आती, अगर हो तो ठीक होने लगती हैं। दोस्तों, नहाना ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक शुद्धिकरण की क्रिया है। नहाते हुए अक्सर हमारा ध्यान भटका रहता है, हम साबुन शरीर पे लगा रहे होते हैं जबकि माइंड में आगे के दिन की प्लानिंग चल रही होती है। पानी को फील करें, मोमेंट में प्रेजेंट रहें, इससे नहाना ही मेडिटेशन बन जाएगा। जैसे नहाने से शरीर और माइंड दोनों साफ होते हैं, उसी तरह से गाय का देसी घी शरीर और माइंड दोनों के लिए ही सुपर फूड है। लेकिन वो घी नहीं जो 500 रुपए किलो मार्केट में प्योर घी के नाम से बिकता है। असली घी वही है जो देसी गाय के दूध से बने दही को बिलोकर बनता है। मार्केट में कुछ कंपनीज बनाती हैं A2 बिलोना काऊ घी, इनमें से ऑरिक का A2 बिलोना घी काफी अच्छा है। एक तो इसलिए क्योंकि ये पौराणिक विधि का प्रॉपर फॉलो करते हैं, दूसरा इन्होंने अपनी वेबसाइट और Amazon पे अपने A2 बिलोना घी की NABL एक्रेडिटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट्स भी डाल रखी हैं। ऑरिक का A2 बिलोना घी बना है 3 देसी गायों की नस्ल के दूध से, गिर, साहिवाल और थारपारकर। इस घी के 2 से 3 चम्मच आप डेली खाओ, जिससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हड्डियों में जान आएगी और माइंड में सात्विक विचार आएंगे। इसलिए ऑरिक के असली A2 देसी काऊ घी को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 30% ऑफ। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने बताई हैं वो 3 चीज़ें जो हमें सुबह के नाश्ते में नहीं खानी चाहिए। My name is Vivek. I thank you so much for watching.